सुबह की क्लास में भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई होस्टिंग प्लान हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने वेबसाइट भी एक बना ली हुई है। काफी हद तक बना ली हुई है ना अपने लिए वेबसाइट। तो अगर आप उसको अपलोड भी कर लेंगे और फिर मैं जो चीजें पढ़ाने लगा हूँ आप अपनी ही वेबसाइट का सर्च कंसोल भी बना लेंगे, तो आप इनसाइट्स भी देख सकेंगे सारी जो होने लगी हुई हैं, मतलब लाइव चीजों को चेक कर सकेंगे। अदरवाइज तो मैं जो कराऊंगा फिर मेरे साथ ही कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन मैं यूं करूं कि लैपटॉप को यहां रखूं और ये होस्टिंग वाली प्रैक्टिस आप सबसे ग्रुप्स की शक्ल में करा रहा हूं, बट स्टिल आप ये सब कुछ मेरे लैपटॉप पे कर रहे हो ना। ठीक है। जैसे आपने कल किया था, मैंने कहा था डिमॉन्स्ट्रेट कर लो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास अपना कोई होस्टिंग प्लान होगा और पैकेज बनाए होंगे आपने कि 5 5 6 6 स्टूडेंट्स का, कि यार चलो हम मिलकर कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं, कितना होता है, 10 का बना लें, 12 का बना लें, टाइम रख लेंगे, इस टाइम पर हम करेंगे, इस टाइम पर आप कर लेना। ठीक है, तो एक ही प्लान कुछ खरीद लें ताकि आप चीजों को रियली समझें। आप जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, ये जो कॉलेज में ये जो कोर्स होता है, ये मेरा 30 35 हज़ार रुपए का होता है। लेकिन आप ये जो कोर्स कर रहे हैं तो ये कॉलेज वाले और नेफटेक वाले आपको फ्री ऑफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 35 हज़ार रुपये सपोज करके आप 2 3 हज़ार रुपया खर्च लें, तो ये कोई बड़ी डील तो नहीं है ना। वो किन चीजों पे खर्चे हैं, वो टूल्स पे खर्चे हैं अपने, क्योंकि अगर आपके टूल्स होंगे तो फिर ठीक है ना। मतलब 35 हज़ार रुपया तो नहीं खर्चना, लेकिन ये चलो कोई चीजें मिल मिला के अगर आपको लगेगा 3 महीने में आपने कोई 2 3 हज़ार रुपये अपने ऊपर लगाए थे चीजों को देखने के लिए, तो उनसे आपको ज्यादा बेहतर फायदा हुआ एज कम्पेयर टू कि आप टूल्स के बगैर चलने लगे हो। ठीक है। तो इसके ऊपर भी काम करें और चीजों को खुद से बाय करना भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत हो चीजें खरीदने के लिए, कि भाई होस्टिंग कहाँ से खरीदें, डोमेन कहाँ से खरीदें, कैसी डोमेन खरीदें, ये सारी एक्सपर्टीज आपके अंदर होनी चाहिए एज ए एसईओ, एज ए डिजिटल मार्केटर। तो तभी आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह कंप्यूटर पे बैठ के सारे काम करते रहेंगे बस, खुद से कुछ नहीं कर पाए। अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट के साथ होंगे तो आप लोगों को कन्विंस कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एसईओ ही हैं बस, कि भाई कंप्यूटर पे बैठ के एसईओ अप्लाई कर देनी है, तो वो बड़ी लिमिटेड सा टास्क हो जाएगा आपका। इससे कोई ज्यादा अच्छी बिजनेस क्लाइंटेज आपको मिलने वाली ही नहीं है। लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते। जब आपको सारी बातों का पता होता है तो लोग ये समझते हैं कि भाई ये एक ही पर्सन है जिसके साथ अगर हम कांटेक्ट करेंगे तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं हमारे बिजनेस को लेकर। तो लोग प्रेफर करते हैं ऐसे बंदों को जो कि सब कुछ समझते हो। ठीक है। जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जहां से बात खत्म की थी वहां से हम बात को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन हम पिछली तीनों क्लासेस को सम अप करेंगे ऑनलाइन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पीछे चले जाएं तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था जी कि साइट मैप बनाते हैं। फिर हमने कहा साइट मैप जनरेट हो गया, लेकिन साइट मैप जनरेट होने से पहले वो काम होना था जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा, कि आपकी वेबसाइट को लाइव होना था। तो अब हमने कहा भाई नंबर वन अपनी वेबसाइट को लाइव कर लिया, नंबर टू अपनी वेबसाइट का साइट मैप बना लिया। तो जब अपनी वेबसाइट का साइट मैप बना लिया तो उसे कहां पर ले गए, जहां पर वेबसाइट पड़ी हुई है, जहां पर आपकी रूट फाइल पड़ी हुई है, पैरेलल आपने साइट मैप को भी रख लिया। ऐसे ही है ना। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था कि अगले स्टेप में क्या करना है आपने, फिर मैंने कहा था कि रोबोट्स की फाइल बना लो और रोबोट्स की फाइल पूरी बनाकर उसको भी अपलोड कर दो। अब क्या हुआ है, आपकी वेबसाइट अपलोड है, साइट मैप भी अपलोड है, रोबोट्स की फाइल भी अपलोड है। फिर हमने कहा कि अब हम यूं करते हैं कि अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल भी बना लेते हैं। तो फिर हमने अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल बनाया। और ये जो साइट में है, अगर आपको याद हो मैंने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि क्राउलिंग कैसे होती है, बताया था ना। तो उसका जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, बोला क्राउलिंग का ये सबसे पहले क्या होता है, डिस्कवर। यानी आपकी वेबसाइट के पेजेस जो आप चाहते हैं कि गूगल देखे, वो डिस्कवर होने होते हैं। और वो डिस्कवर कौन करा रहा है, साइट में। वो कौन, गूगल नहीं करवा रहा, सर्च कंसोल भी नहीं करवा रहा, वो सर्च कौन करवा रहा है, साइट मैप। साइट मैप में आपने बताया था ना कि ये मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। अब आपने जब उसको जाकर गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर दिया तो गूगल को आपके सारे पेजेस का पता लगता है। अब गूगल ने कहा कि मैंने आपकी वेबसाइट को डिस्कवर कर लिया है, अगर वो डिस्कवरेबल है तो। ऐसा भी हो सकता है कि वो कि मैं इसको फैच नहीं कर पा रहा, आपका साइट मैप ठीक नहीं है, मैं इसे फैच ही नहीं कर पा रहा। तो जब आपकी वेबसाइट डिस्कवर ही नहीं होगी तो क्राउडिंग कैसे स्टार्ट होगी। जब वो हो जाएगी फिर हम उसे कहेंगे कि हाँ भाई अब बताओ कि क्या तुम मेरी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हो। फिर वो मुझे बताएगा, दोनों बातें बताएगा, कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा काम स्टार्ट हुआ।
तो अब ये सारी सीक्वेंसेस को हमने देखना है। पहले तो हमने साइट मैप को बना लिया, हमें समझ में आ गया साइट मैप कैसे बनता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, जो हमने प्रीवियस डे वेबसाइट अपलोड की थी, तो ये सारे ट्रांजैक्शन उसके ऊपर सीक्वेंस में करते हैं। अभी आपके पास नहीं है कोई होस्टिंग प्लान, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप घर जाके इसको देख सकें, तो इसका तरीका कार क्या होगा? मेरी वीडियो लेक्चर से आपने इस पूरे सीक्वेंस को डॉक्यूमेंट कर लेना अपने पास। ये भाई क्या किया था हमने, पहले वेबसाइट अपलोड की, फिर क्या किया था, साइट मैप जनरेट किया था, फिर क्या किया था, साइट मैप अपलोड किया था, फिर क्या किया था, रोबोट्स की फाइल बनाई थी और उसको अपलोड किया था, फिर क्या किया था, सर्च कंसोल बनाया था और वहां पर जाकर साइट मैप को सबमिट किया था। तो ये आपके पास ये पूरा सीक्वेंस क्रिएट हो गया, ताकि जिस दिन आपके पास होस्टिंग प्लान कोई आए और आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो, तो आपके पास पूरा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस मौजूद हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। मैं दोबारा से ना वो वाली खोल लेता हूँ, होस्टिंग जिसमें हमने वेबसाइट रखी हुई है। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए ये जो पेड टूल्स होते हैं ये भी खरीदें। एक महीने के लिए बच्चे खरीद लें, ये कोई इतने महंगे नहीं मिलते हैं। ये तो थर्ड पार्टी पर्सन सोशल मीडिया पर बेच रहे होते हैं, भाई कोई 1,000 रुपए का दे रहा होगा, कोई 1,500 रुपए का दे रहा होगा। तो आप खरीद लें प्रैक्टिस करने के लिए एक महीने के लिए, ठीक है। तो आप सब अगर एक दो भी खरीद लेंगे तो कॉलेज में आकर तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं ना उसको यूज करते हुए। एक दो कंप्यूटर्स के ऊपर या लैपटॉप्स के ऊपर करें उसे, और उसको एक्सरसाइज करें जितनी देर हम पढ़ रहे हैं। पेड टूल्स मैं तो यूज नहीं करता हूँ, रियल टाइम पे मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं जो भी एक्सरसाइज करता हूँ ऑर्गेनिक करता हूँ। लेकिन अभी आप स्टार्ट में हो ना, तो आप पेड टूल को यूज कर लो, ताकि आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल हो कि आपको कहीं ऐसा ना लगता हो कि भाई वो जो एआई है, वो एआई से हम कोसों दूर हैं। तो ये जो पेड टूल है ये एआई है ना, ऑटोमेशन है ये। वो तो सब कुछ बनाकर दे देगा, भाई ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। तो ताकि जब आप कुछ ऑर्गेनिक काम कर रहे हो, तो आप इन टूल्स के रिजल्ट्स को भी देख रहे हो और अपने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को भी देख रहे हो। ठीक है, ये जैसे मेरे सामने ऊबर से जस्ट आ गया है, तो इस तरह के पेड टूल्स मिल जाते हैं। अब आप सब कहेंगे कि सर कहाँ से मिलेंगे ये? हाँ, मैंने अगला क्वेश्चन ये है, तो भाई सोशल मीडिया के ऊपर लिखो एसईओ टूल्स, बहुत सारी वेब आपके पास पेजेस आ जाएंगे। पेजेस को फॉलो कर लेना, कुछ लाइक कर लेना, एड्स ही एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे आपको। कुछ फ्रॉडियों के ऐड नजर आएंगे, कुछ सही लोगों के ऐड नजर आएंगे। अब आपको रिकग्नाइज करना है कि आपको किसके साथ खरीदना है। ठीक है, टिप ये है कि जिस बंदे ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उसके फ्रॉड करने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होंगे। ठीक है, तो जिसने मैसेंजर दिया होगा उसके फ्रॉड करने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एनीवेज 1,000 2,000 का प्रॉब्लम होता है, वो होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ शायद इससे ज्यादा का भी होता हो। ठीक है, तो अगर कोई बंदा 1,000 रुपया लेके गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगला बंदा आपने कैसा सूट ढूंढना है। तो 2 3 दफा ये एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तरीका ये कि इतने सारे लोग हो, आप बहुत सारे लेना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो किसी एक एक लो, एक लेकर उसे अच्छे तरीके से टेस्ट कर लें। आपको लगेगा कि ठीक है भाई, अगर वो 30 डेज की बजाय कोई 15 20 दिन भी काम कर जाता है टूल उसका, तो ठीक है, काम कर जाते हैं टूल। ये होता है कि समटाइम्स ओवरलोडेड हुए होते हैं, तो आप उनको बताओगे तो वो फिर उसको रीसेट करके आपको आपको क्यू में ले आते हैं, और फिर आप उसको यूज करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें देखेंगे, ये सब चीजें कोई ऐसी थ्योरेटिकल नहीं है, ये सब चीजें एक्सरसाइज वाली हैं। इन चीजों को देखेंगे तो कर पाएंगे। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि नहीं भाई हमें बस सब चीज रेडीमेड मिलने वाली है, तो रेडीमेड चीजों से तो काम नहीं होंगे आगे। चलिए हम आ जाते हैं इधर वेबसाइट में। हम्म, अब आप देख रहे हैं मैं अपने होस्टिंग पैनल में आता हूं, तो आप लोग भी जब किसी से लो, तो वो प्रेफरेबली प्रेफरेबली आपको हमेशा वो सी पैनल देते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो आप उनको इंसिस्ट करोगे तो वो होस्टिंग देंगे। आप उन्हें इंसिस्ट करोगे तो उन्हें लगेगा कि भाई ये बंदा जानता है चीजों को, तो फिर वो आपको आपका होस्टिंग अकाउंट भी देंगे, होस्टिंग पैनल भी देंगे। नहीं तो इस जगह पर आप नहीं आएंगे जहां पर मैं अभी आया हूँ। होस्टिंग पैनल से आप देखते हैं ना, मैं सी पैनल में मूव करके आता हूँ। चलें जी, यहां से जरा फाइल मैनेजर में दोबारा चले जाते हैं।
इसके साथ साथ मैंने कल व्हाट्सएप चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट ऐड की थी, डोमेन होस्टिंग वाली। उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस हैं, जिसमें एक और टॉपिक भी होगा कि डोमेन के साथ वेबसाइट को कैसे अटैच करते हैं, होस्टिंग को कैसे अटैच करते हैं। उसके अंदर सब डोमेन बनाने की वीडियोस भी होंगी, क्योंकि हम इन चीजों पे काम करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। कुछ चीजों को आपको पैरेलल वीडियोस को देखना है। तो उसके अंदर जो वीडियोस हैं जरा पहले देखें। उसके टॉपिक से आपको पता लग जाएगा, टाइटल से, कि ये किस टॉपिक के ऊपर वीडियो है। ठीक है। यानी दो काम है जो आपको समझ में आने चाहिए। एक, सब डोमेन्स बनाना। मैं तो आपको बताया ना, बनी हुई सब डोमेन पे आपसे काम करवा रहा हूं, लेकिन लाजमी बात है मैंने बनाई तो होगी ना पहले, तभी यूज कर पा रहा हूं। तो कैसे आप सब डोमेन बनाएंगे अपने पैनल में जाकर? एक। दूसरी बात क्या है कि आपके पास एक होस्टिंग है और 6 वेबसाइट्स हैं, तो आपने इनको आपस में इंटरलिंक कैसे करना है, ताकि आप अपनी होस्टिंग बचा सकें। मतलब 4 के लिए होस्टिंग खरीदनी नहीं ना पड़ेगी, एक ही होस्टिंग को यूज कर लेंगे। उसमें भी ये भी लिखा होगा कि कैसे नेम सर्वर्स असाइन करते हैं, वो वाली वीडियो भी उसमें होगी। तो उसको अगर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है। अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ये हमारा एसईओ का टॉपिक नहीं है, ये तो हम किसी से करवाएंगे ना। लेकिन अगर आप एज ए एसईओ ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एसईओs। ठीक है। जो आप अपने क्लाइंट को हैंडल करोगे इंडिपेंडेंटली, फिर वो आपके काबू में रहेगा क्लाइंट, जब आप उसके सारे काम कर रहे होंगे तो। लेकिन जी आगे इधर हम वही वाली वेबसाइट पेज में खोलने लगा हूं। यहां तक हम सपोज कर रहे हैं कि हम कल की क्लास में कर आए हैं, यानी हम लोगों ने वेबसाइट को अपलोड करना सीख लिया था। आपने डिमॉन्स्ट्रेट भी इसको किया था। तो जरा चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या नजर आ रहा है। मुझे पहले तो देखें, कोई ऐसी चीज जो मैं अभी करने वाला हूं अगर पड़ी है तो मैं उसको रिमूव करने लगा हूं। क्या रिमूव करना है भला मैंने? साइट मैप, क्योंकि ऑलरेडी इसका साइट मैप है, तो मैंने रिमूव कर दिया ताकि ये एक्सरसाइज आप करें। और साथ में रोबोट है, रोबोट मैं यही यूज कर लूंगा, मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है। फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, कि अब स्टेटस क्या है इसका? क्या नाम था इसका? फाइनेंशियल। मैं टाइप करता हूँ, शायद आ ही जाएगा, खुद ही लिखा हुआ। हाँ जी। चलो, हमने दो चीजें रिमूव किया ना। एक क्या किया रिमूव? एक साइड मैप रिमूव किया है। वो भाई नहीं हुआ ये तो। हो गया हुआ है। ठीक है। ये हो चुका हुआ है। ये शरारतें कर रहा है यहाँ पे। हो चुका है ना? वो कैश से उठा रहा है उसको, ठीक है, कैश मेमोरी से उठा रहा है। इसलिए आपने भी जब भी एक्सपेरिमेंट्स करने हो, हमेशा यहाँ पे आकर करें। इसी तरीके से अगर मैं देखूं रोबोट, तो वो भी नहीं होगी। अब आप यही काम करने वाले हैं। दोनों फाइलें नहीं मौजूद? मैं कहा दोनों ही फाइलें अब मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या करने लगे? पहले फेज में साइट मैप बनाने लगे। ठीक है ना, पहले साइट मैप बना लेना इस वेबसाइट का। चलिए, यहां आए हम। आप लोग बताते जाए मैं क्या करूं, ये हम कर चुके हैं। मैं कही हम कर चुके हैं पहले भी। जरा इधर से कोई लोग मुझे बताएं। मैं ना चाहते हुए भी आखिर वालों से खुद ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। जो ज्यादा दूर बैठे होते हैं, मैं मुझे लगता है कि मुझे उनसे पूछना चाहिए। पता नहीं क्यों लगता है मुझे, लेकिन ऐसा लगता है। तो आखिरी जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे। जी। साइड में अब जल्दी बताना, ताकि हम इसको प्रोसेस करके जरा, मैंने आपके प्रोजेक्ट की बातें भी करनी है आगे। आखिरी 3 स्टूडेंट्स। अब आप एक काम करें, जो आखिरी 3 स्टूडेंट हैं, जितना आगे आ सकते हैं आ जाए, करीब हो जाए जरा। ये अगली अगली चेयर पे आ सकते हैं आप लोग। मेरा बरसों का तजर्बा ये कहता है कि जो दूर बैठता है उसे समझ में नहीं आता। ठीक है। पता नहीं, अब मेरा ये गलत तजर्बा हो सकता है, लेकिन काफी सालों का है। 1999 से है। ठीक है। तो अभी 2026 है। तो जो लोग ज्यादा दूर बैठ रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आता। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। उठे ना आप लोग भी, इतना टाइम आकर उठोगे फिर तो आप, आपको तो खुद आ जाना चाहिए ना, जल्दी करीब आना चाहिए। मैंने कहा जब अब मैं लेक्चर ले रहा हूँ करीब आ जाया करें, जब डेमोन्स्ट्रेशन करनी हो जहां मर्जी बैठे आप लोग। फिर तो आप खुद काम कर रहे हो ना, जहां मर्जी बैठे। कोई थोड़ा सा तंग होकर भी बैठना पड़े ना, तो बैठ जाए, ताकि आपको समझ आने में सहूलत हो जाएगी।
लें जी, अब मैं, चलो भाई इधर से कोई बता दे। जी जी बताए। या तो साइट मैप की वेबसाइट का यूआरएल पता तो वो लिख दें, नहीं तो ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर लिखें तो बहुत सारे आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा था चैटबॉट भी ये बना देता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड ये टूल करता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करें जी, रिसेंटली व्यूड, इस पे क्लिक किया। यहां पर आकर आपने अपनी वेबसाइट दी, ये काम हम पहले ही कर चुके हैं, हम भी प्रीवियस क्लास में करके आए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है। चलिए बन गया साइट मैप। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का तो पता लग गया कि अगर किसी की वेबसाइट का साइट मैप नहीं है तो इसका मतलब है कि गूगल को बहुत ही मुश्किलात में डाल रहे हैं कि वो आपके वेबसाइट को डिस्कवर करे। और अगर वो डिस्कवर ही नहीं कर पाएगा तो रैंक कैसे करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो बेसिक स्टेप्स से गुजर कर ही नहीं आए जिससे हमारी वेबसाइट को रैंक करवाना है। बन गया जी। ये जितनी वेबसाइट होगी उसी के हिसाब से आएगा, जल्दी बन जाएगा। छोटा सा था इसलिए जल्दी बन गया, डाउनलोड कर लें इसको। चलें जी, हो गया। हो गया। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है और भी कुछ पड़ा हुआ है, मैं जरा थोड़ा सा फिल्ट्रेशन कर दूं यहाँ पे, ताकि हमारा अपना साइड में भी रहे। ये ना हो मैंने कोई और साइड में भी यहाँ पे रखा हो। जी, ये वाला इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। चलो, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। रोबोट्स पड़ी हुई है, इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये कैसे काम करते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाए वापस जी इसमें, होस्टिंग में। अभी तक आपने देखा था कि वो इस पे काम नहीं कर रहा था, वो ये कह रहा था कि मेरे पास साइट मैप नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अपलोड करने लगे हैं। कहां पर अपलोड होगा साइट मैप भाई, जहां पर आपकी वेबसाइट का रूट फोल्डर पड़ा हुआ है, यूं कह लें जहां पर आपकी होम पेज वाली फाइल पड़ी हुई है, यानी जहां पर इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है, उसके साथ पैरेलल साइट मैप भी आएगा। आपकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का साइट मैप, आपकी रोबोट्स, सबको रूट में होना चाहिए, ठीक है। तीनों चीजें एक ही लेवल पे रखेंगे। जहां पर इंडेक्स है पैरेलल साइट मैप है, जहां पर इंडेक्स है पैरेलल रोबोट्स है। चलिए जिस पे आते हैं, डाउनलोड्स में आते हैं। ये साइट मैप को क्लिक किया, इतनी सी बात थी, कोई इतना मुश्किल साइंस नहीं है। हो चुका हुआ है। कंफर्म कर लेते हैं यहां से आकर, ताकि फिर अगली बात कर लें। ये चलें जी, हो गया। अब क्या हो गया, हमने रोबोट की फाइल को लेकर आना है। हम ये सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमने बनानी तो सीख ली थी, तो हम सपोज कर रहे हैं जी कि हम रोबोट्स की फाइल बना चुके हैं। जरा चेक कर लें कि वाकई इसी की है, किसी और की रोबोट फाइल तो नहीं है। डाउनलोड्स में आए, ये लीजिए। हम्म। ये गलत रोबोट फाइल है, गलत है ना। इसका साइट में यूआरएल रॉन्ग आ रहा है, एक काम करें इसको ठीक कर लें। ये ऐसे ही था ना, मैंने रूल्स बताए थे ना। पहला रूल क्या था, जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा। यूजर एजेंट। दूसरा रूल क्या था, अलाउ। तीसरा रूल क्या था, डिसअलाउ। और आखिरी रूल था साइट मैप। इसलिए कि हमने साइट मैप बना लिया हुआ है, तो अब मैं साइट मैप के इस यूआरएल को कॉपी करता हूं और उधर जाकर डिफाइन कर देता हूं। साइट मैप कॉलन दिस ये तो किसी और वेबसाइट का आ रहा है। हालांकि डमी वेबसाइट हमने वही रखी हुई है, लेकिन नो डाउट यूआरएल तो ये बनता है ना इसका। तो ये भी बन गया भाई, अब ठीक हो गया। अब इसको सेव कर लें। बाकी चीजें ठीक है, हमने जो करनी थी। सेव हो गया, सेव हो गया। चलें जी, अब इसको भी अपलोड कर लें। अब हमने कहा भी वापस आ जाते हैं होस्टिंग में, और दूसरी को भी यहीं से कर लें। चलो, अगर कोई भी आपकी फाइल अपलोड ना हो और रेड कलर का आइकॉन आ जाए, जैसे ये ग्रीन कलर का आइकॉन आ रहा है, तो यहां तो आपके पास स्पेस नहीं है। अगर आपको लगे नहीं भी स्पेस तो है, फिर भी रेड कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेब फाइल में कुछ गड़बड़ है। कोई वायरस भी हो सकता है और कोई सस्पिशियस फाइल भी हो सकती है, हैक्ड फाइल भी हो सकती है, आपकी डिवाइस हैक्ड हो सकती है जहां पर ये फाइल पड़ी हुई है। तो वो इसको भी सस्पिशियस कर देगी, और अगर ये होस्टिंग ने इसको बाईपास कर दिया तो आपका होस्टिंग अकाउंट भी सस्पिशियस हो जाएगा सारे का सारा। ऐसा अक्सर हुआ है, ऐसा अक्सर वेबसाइट्स की शक्ल में होता भी है। जिनकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं हो वो बाईपास कर जाता है उसको। तो मैंने प्रीवियस क्लास में शायद आपको वायरस स्कैन बताया था।
वो ऑनलाइन स्कैन करेगा, वो अगर आपकी कंप्यूटर में होगा भी वायरस तो आपको बता देगा कि ये सस्पिशियस फाइल है, इसे ना अपलोड करो। तो आप अपनी इंडेक्स की फाइल को, क्योंकि ऑटो ऑटो एग्जीक्यूट होने वाली जो फाइल है ना आपकी पूरी होस्टिंग में, वो इंडेक्स है। तो अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो वो सबको खराब करेगी। तो उसको तो जरूर क्रॉस चेक करें आप ऑनलाइन स्कैनर से। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब हमने कहा वेबसाइट अपलोड हो गई, नंबर वन। नंबर टू, साइट मैप जनरेट हो गया। नंबर थ्री, साइट मैप अपलोड हो गया। नंबर फोर, रोबोट्स की फाइल बन गई और अपलोड भी हो गई। नंबर फाइव, गूगल का सर्च कंसोल बनाते हैं। बना लिया था कल की क्लास में, ठीक है ना, वो काम हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन स्टेप इधर आया उसका। अब हमने कहा भाई सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को अप्रूव करा लो। हमने कहा भाई वो भी अप्रूव करा दी। तो अब हम चलते हैं सीधे सर्च कंसोल में। मैं चेक करता हूँ कि इसमें है किसमें है। ठीक है, आ गई है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है साइट मैप का, आ रहा है। क्योंकि मैं एक दफा पहले करा चुका हूं। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है डिस्कवर्ड पेजेस। यही कह रहे थे ना कि आपके पेजेस को डिस्कवर होना जरूरी है। तो ये साइट मैप इसको सबमिट किया है, पहले नहीं था आ रहा। अगर आपने सिर्फ सर्च कंसोल बनाया होता तो साइट मैप इसको खुद से डिस्कवर ना करता। यहां अगर आपने गूगल सर्च कंसोल को सबमिट भी करवाया। कैसे सबमिट करवाया? यहां पर आप साइट मैप में आए और यहां आकर आपने सिर्फ भाई वही नाम रख दिया जो आपकी फाइल का नाम है। शुरू वाला रूट तो उसने सारा खुद ही पिक कर लिया हुआ है। हाँ, तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल और सबमिट। जी, इस पे क्लिक कीजिए। क्या कह रहा है? डिस्कवर्ड पेजेस 12। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी वेबसाइट जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। ठीक है, अब जरा अगली चीज क्या देखने वाले हैं हम वो देखते हैं। क्या ये वाली जो वेबसाइट है हमारी, ये क्राउलेबल भी है, इंडेक्सेबल भी है कि नहीं है? ये नहीं मैं कह रहा कि इंडेक्स हो चुकी हुई है, ये अभी 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 की अभी हो जाएगी अगर इंडेक्सेबल होगी। और अगर नहीं होगी तो भी मैसेज आएगा, अगर होगी तो भी मैसेज आएगा। सो यहां पर आए हम और यहां पे आके भाई ये हटा दें। मैंने क्या किया, पूरी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया और एंटर कर दिया। यूआरएल इज ऑन गूगल, पहला मैसेज। या फिर मैसेज आएगा यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके मुताबिक तो सब कुछ ठीक चलने लगा हुआ है। लेकिन जब यहां पर आ गया ना यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही। सब कुछ ठीक है, आप सब कुछ ठीक करके आए हुए हैं, और लिखा हुआ भी आएगा बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स। कहेगा कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, एरर कोई नहीं है इसमें, इस पे कुछ डिस्कवरी के इश्यूज हैं। और मैंने क्या बताया था कि कौन कौन, एक तो यहाँ तो डिस्कवर नहीं हो रही, हमने कहा भाई डिस्कवर तो हो रही है। फिर अगला इशू इसके साथ क्या हो सकता है? डुप्लीकेट कंटेंट है आपका, या आपके कंटेंट के साथ आपके कंटेंट की फ्रेशनेस पे कोई इशू आ रहा है, या आपके पेजेस ब्लॉक्ड हुए हुए हैं कुछ। बहुत सारी रीजन होंगी। इन सब चीजों को हमें खुद देखना है। इन सब चीजों को हमें एक एक करके खुद से देखना होगा। नंबर वन, पहले तो देखेंगे कि भाई कोई डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, किसी और का कंटेंट तो नहीं उठाकर हमने इसमें डाला हुआ। उसको ठीक करेंगे, उसे फ्रेश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिस्कवर पेजेस जो आ गए हैं, तो उसने कहा ना डिस्कवर सारी होने लगे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इंडेक्स की फाइल अगर इंडेक्स होगी तो शो कर देगा हो रही है, लेकिन जो नहीं हो रही होंगी इंडेक्सिंग, उनको भी शो करेगा कि ये ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? मे बी कोई टेक्निकल एरर हो। क्यों ब्लॉक है? मे बी आपने खुद ही ब्लॉक किया हो, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, नो इंडेक्स किया हुआ है आपने। क्यों किया हुआ है नो इंडेक्स? कि भाई अभी आप इस पे काम नहीं करना चाह रहे, तो आपने उसे नो इंडेक्स किया था। लेकिन अब तो आप काम करना चाह रहे हैं, तो अब तो आप उसका नो इंडेक्स हटा देंगे ना। अच्छा, चलें जी, ये तो चीज होगी। अब एक ये ऑप्शन आ रही है, इसका क्या मकसद है इसको पहले समझते हैं। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। आपका मैसेज आ रहा था यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, आपने काफी सारी एफर्ट्स की और अब आपको लग रहा है कि हो जाएगी। तो आपने कहा जी कि मैं
प्रायोरिटी रिक्वेस्ट भेजता हूं गूगल को कि मेरी वेबसाइट को इंडेक्स करो। तो अगर आपने प्रायोरिटी रिक्वेस्ट भेजनी होगी गूगल को इंडेक्सिंग की, तो हम ये करेंगे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप कभी कभार अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते हैं। अगर आप OLX को देखें, अगर आप दराज को देखें, इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फाकिल्स, इनके ऊपर आपको पता है ना फ्रीक्वेंटली डाटा अपलोड होता है। तो इवन आप कोई चीज परचेज करने लगे तो जो उस वेबसाइट उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर होता है उसकी वेबसाइट भी नीचे आ रही होती है, मगर OLX ऊपर आ रहा होता है, क्योंकि वही वाली प्रोडक्ट OLX पे कई लोगों ने लगाई होती है। और जब OLX पे लगा रहे हैं तो भाई लोग रोजाना ही लोग लगाने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेशनेस तुझे कहां से मिल रहा है, फ्रेश कंटेंट उसे कहां से मिल रहा है, OLX से मिल रहा है। तो अगर आपका कंटेंट फ्रेश है तो आपको जोर आजमाई करने की जरूरत ही नहीं है इंडेक्सिंग के लिए, यानी आप फ्रीक्वेंटली अपने कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं वेबसाइट पर, तो गूगल का क्राउलर आपकी वेबसाइट पे विजिट खुद से ही बढ़ा देगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप कभी कभार कर रहे हैं और गूगल सोच के बैठा हुआ है कि भाई आपने तो पिछले 6 माह में कोई चेंज ही नहीं की, तो मुझे आपको क्राउल करने की क्या जरूरत है, मैं आपको 6 6 माह के बाद ही क्राउल करूंगा। लेकिन अब आपने तो चेंज कर दी ना, तो अब आपने उसे कहा कि भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी वेबसाइट पर आए। तो इस तरह जब आप फ्रीक्वेंटली चेंजेस शुरू कर देंगे तो उसके विजिट भी फ्रीक्वेंट हो जाएंगे क्राउल करने के लिए। लेकिन क्यों नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा भाई जरा एक दफा क्राउल तो करो। तो अब मैंने उसे कहा रिक्वेस्ट। टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड। कहता मैं देखता हूं अगर तो आपका जो यूआरएल है लाइव है और वो इंडेक्सेबल भी है, तो मैं आपको बताता हूं। ये डिपेंड करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर भी, टाइम लेगा। कहता भाई 1 मिनट या इससे ज्यादा भी मैं इसमें कंज्यूम कर सकता हूं। जी, हो गया। साथ में उसने एक मैसेज भी दे दिया आपको, ठीक है, कि भाई अब आपने जोर आजमाई नहीं करनी, आपको तो बड़ी पते की बात पता लग गई है कि भाई अगर लग रहा है कि क्राउल नहीं हो रहा तो इधर आए और रिक्वेस्ट भेज दें। लेकिन वो ये कहता है कि आप मुझे एक रिक्वेस्ट भेजें या आप मुझे 1,000 रिक्वेस्ट भेजें, तो मैं आपकी पहले वाली रिक्वेस्ट को कंसिडर करूंगा, बाकी की रिक्वेस्ट ना भेजें आप, इसलिए कि मैं उनको वेट ही नहीं करूंगा। आपने जो मुझे पहली रिक्वेस्ट भेजी थी उसे मैंने प्रायोरिटी क्यू में रख लिया कि भाई आपको मैंने एज अर्ली एज पॉसिबल क्राउल करना है, कितनी देर में करना है फिर टाइम का नहीं पता, क्यू में आ गया। और भी बहुत सारे लोगों ने प्रायोरिटी क्यू दिया होगा, तो अब आप करेंगे। और कहता है अगर आप ये कहें कि भाई एक दफा नहीं, मैं आज अगर 6 दफा कर दूं और कल फिर दोबारा कर दूं, फिर शाम को कर दूं, तो शायद प्रायोरिटी क्यू मेरी यूं यूं करके ऊपर जाती जाएगी। कहता है ऐसे नहीं है, आपका जो प्रायोरिटी क्यू में नंबर लग गया है, अब आपकी वेबसाइट का नंबर इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो आप बार बार ना करें ये, ठीक है। बार बार करते भी रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी, उसका फायदा भी कुछ नहीं होगा। तो ये खुद यही कह रहा है। कहता है यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन और प्रायोरिटी। कहता भाई अगर आप मल्टीपल टाइम करके ये समझ रहे हो कि बार बार करेंगे तो शायद हमारी प्रायोरिटी कुछ इंप्रूव हो जाएगी, तो कहता है आपकी प्रायोरिटी वही रहेगी जो एक दफा पहली दफा में मैंने सेटअप कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दफा करनी है आपने। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक ऑप्शन और पढ़ी थी। जी, पिछली क्लास में हमने एक ऑप्शन और पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी कि भाई अगर हमें अपनी वेबसाइट की जरूरत नहीं गूगल सर्च कंसोल में, तो वहां से निकाल दो, है ना। तो जब हम उसे निकालते हैं तो उसके लिए क्या टर्म क्या इस्तेमाल करता है सर्च कंसोल, किस चीज को निकालो, किसको निकालता है, प्रॉपर्टी को। गुड। तो कैसे निकालता है, सेटिंग्स में जाके, वेरी गुड। तो हम यूं करते हैं जी, यहां से सेटिंग्स में आते हैं। आ गया रिमूव प्रॉपर्टी, नहीं निकाल रहे, ये तो मैंने वैसे ही पूछा था आपसे। जी, अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑनरशिप वेरिफिकेशन, यू आर वेरीफाइड ऑनर, यूजर एंड परमिशंस। जी, ये क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यूजर एंड परमिशंस, भाई अब मैं तो एसईओ हूं, तो मैंने सर्च कंसोल बना लिया, मुझे वेबसाइट में बहुत सारे बग्स नजर आ रहे हैं। अब वो वाले बग्स मुझे डेवलपर को भी दिखाने हैं। एक तरीका तो है ना कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेकर उसे दिखाता जाऊंगा। एक तरीका है कि मैं कहूंगा भाई ये आपने अभी तक वेबसाइट को इस पे ऐड करके अगर वेबसाइट बनाते तो ज्यादा बेहतर आपकी वेबसाइट बन जाती, क्योंकि आपको एरर्स वहीं पर मिल जाते। तो अब मैं उसको भी इसमें एज ए टीम मेंबर ऐड करना चाहता हूँ कि जो डेवलपर है उसे भी डालना है। इसी तरह जो मेरी अपनी टीम के लोग हैं एसईओ वाले जो हैं,
इंटर्नीज या दूसरा जो स्टाफ है उसको भी मैं इसकी परमिशन देना चाहता हूँ, और जो मेरा क्लाइंट है उसको भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई आपका सर्च कंसोल कैसे काम करने लगा हुआ है, तो उसको भी मैं बीच में ऐड करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन सब लोगों को मैं अपनी इस प्रॉपर्टी में ऐड करना चाहता हूँ। सो ऐड करने के लिए मैं उनको परमिशन दूंगा। जी इधर आ जाते हैं जी, इधर इधर आने की बजाय ना एक काम करते हैं, इस पे कर लेते हैं क्योंकि इस पे मैंने परमिशन देनी भी है अभी। स्टार्स अकेडमी, ये स्टार्स अकेडमी वाला अकाउंट ही है भला, देखें जरा। ठीक ठीक हो गया। इसमें वही वेबसाइट है प्रोफेशनल किचन वाली। तो सेटिंग्स में आए, ऐड यूजर, यहां पर मैं अपना ईमेल देने लगा हूं। यानी जिन जिन लोगों को मैंने इसका एक्सेस देना होगा उनको मैं यहां पर ऐड करने लगा हूं। मैंने ये अपना यूजर ऐड किया और ये नीचे इसकी तीन तरह की ऑनरशिप टाइप्स आ गई। नंबर वन ऑनर, नंबर टू फुल, एंड नंबर थ्री रिस्ट्रिक्टेड। हाँ जी, तीन तरह के ऑनर्स हैं। एक तो ऑनर ही बन जाएगा भाई, जैसा ये ऑनर बना हुआ था, ऑनर हो या डेलीगेटेड ऑनर हो, ठीक है। एक है फुल, ये भी काफी सारे काम करेगा मगर ये यूजर्स नहीं बना पाएगा, बट ये प्रॉपर्टी को रिमूव कर पाएगा। हाँ जी, सारा होगा, सब कुछ करेगा, सिर्फ यूजर्स नहीं, जो मैं अभी यूजर क्रिएट कर रहा हूँ वो ऑनर क्रिएट करेगा। तो लेकिन मैं आपको फुल एक्सेस दूंगा तो किसी भी स्टेज पर आप कहो कि बस बहुत हो गया भैया, अब इस प्रॉपर्टी को जाने दो अपने अकाउंट से, आप निकाल भी दोगे तो आपके अकाउंट से प्रॉपर्टी निकलेगी। वो जहां से काम हो रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी आपके सर्च कंसोल से प्रॉपर्टी रिमूव भी हो जाएगी। रिस्ट्रिक्टेड, इसका क्या मतलब है, इसको रिस्ट्रिक्टेड की बजाय आप समझ लो कि व्यूअर, तो ये सर्च कंसोल को आकर सिर्फ इनसाइट्स वगैरह देख सकेगा और कुछ चेंजेस नहीं कर सकेगा। चेंजेस जो इन टर्म्स ऑफ मैंने बताया कि प्रॉपर्टी को रिमूव वगैरह करना। सो हमने कहा भाई अगला भी हम ऑनर ही बनाने जा रहे हैं, ऐड कर दें। अच्छा, इसकी जब हम परमिशन देते हैं तो ये ऐसी परमिशन नहीं होती है कि उसके बिहाफ पर है जिसको दी है, ये ऑटो एडिट परमिशन होती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो अपनी जीमेल देखेगा, परमिशन को देगा, एक्सेप्ट करेगा मेरी इनविटेशन को फिर आ पाएगा, बल्कि ये ऑटो एक्सेप्ट परमिशन है। मतलब क्या हुआ, जिस जीमेल पर मैंने ये परमिशन असाइन की है, अब मैं उस जीमेल से जैसे ही सर्च कंसोल खोलूंगा तो उसमें ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मौजूद है। तो चलें उधर जहां इसको मैंने ऐड किया है, अगर मैंने खोला हुआ वो अकाउंट पे नहीं खोला हुआ, चले कोई और खोला हुआ है, इसको खोलने की बजाय ना उसको भी ऐड कर लेते हैं। आ, इसको कर लेते हैं जी। इसको भी मैंने ऑनर कर दिया। ये अकाउंट है, ऑलरेडी सर्च कंसोल खुला हुआ है यहाँ पे। जी, जरा इसको रिफ्रेश कर लें पेज को। और अब आ गया प्रोफेशनल किचन यहाँ पे। अगर जिसकी मैंने परमिशन दी थी प्रोफेशनल किचन की, वो ऑटो ऐड हो गया यहाँ पर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये जीमेल चेक करेगा, परमिशन, बहुत सारे काम हम करेंगे तो जिसमें हम परमिशन देंगे अगला एक्सेप्ट करेगा तो ही परमिशन मिलेगी। पूरे डिजिटल मार्केटिंग के मॉडल में एक ये वाली जगह है जो ऑटो परमिशन होती है, एक लिंक्डइन होता है। जब आप किसी के लिंक्डइन पेज को किसी को असाइन करते हो कि भाई आप मेरे लिंक्डइन पे काम करो, वो भी ऑटो परमिशन होता है। मैंने परमिशन दी, उसने एक्सेप्ट कर दी। फेसबुक के ऊपर परमिशन लेनी पड़ती है, आप एक्सेप्ट करेंगे 30 डेज के लिए होल्ड करके बैठा होता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में होल्ड करके बैठा होता है, आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट होगी। लेकिन लिंक्डइन पर और गूगल सर्च कंसोल पर वो ऑटो एक्सेप्टेबल होती है। चलें जी, इसमें आ जाते हैं वापस। जी आ गया। अब ये प्रोफेशनल किचन, अच्छा यहाँ पर लिस्ट में देखिएगा जरा।
यहां पर दो कैटेगरीज में आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही है ना। एक ऊपर वाली कैटेगरी है और एक नीचे वाली कैटेगरी। नीचे वाली जो कैटेगरी है वो क्या है? नॉट वेरीफाइड। ये वो जो मैं बार बार ऐड रिमूव करने लगा हूं ना, तो जिसको मैं रिमूव कर देता हूं तो वो फिर कैसी कैटेगरी में चली जाती है? नॉन वेरीफाइड में चली जाती है। जिसको मैं अप्रूव करवा लेता हूं वो वेरीफाइड। ये ऊपर वाले वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। वेरीफाइड का मतलब है कि ये मैंने अब किए हुए हैं। अगर इनमें से भी किसी को मैं दोबारा से कोड भेजूं और वेरीफाई करूं तो ये इधर से निकलेगा और इधर आ जाएगा ऊपर वाले हिस्से। यानी ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरीफाइड प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया। चलें, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने कहा था आपको पता होना चाहिए इसका भी। परफॉर्मेंस। अब ये देखें, ये इसकी परफॉर्मेंस दिखाने लगा हुआ है। इसको भी जरा थोड़ा सा नजर मारते हैं, लेकिन इससे पहले जरा छोटी छोटी चीजों को नजर मार लेते हैं नीचे। ये क्या लिखा हुआ है? रिमूवल्स। भाई कोई पेज आपका क्रॉल हुआ है, इंडेक्स भी हुआ है, लेकिन अब आप उस पेज के ऊपर कुछ मेंटेनेंस करने लगे हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि उसकी इंडेक्सिंग रिमूव हो जाए और वो फिर नए सिरे से रिमूव करे, दोबारा से इंडेक्सिंग होनी शुरू हो, पुराने वाली इंडेक्सिंग रिमूव हो जाए। तो यहां पर जाकर आप उसका यूआरएल ऐड कर दो उस पेज का। जैसे मैं कहूँ ना, अबाउट अस के पेज को मैंने अपडेट किया हुआ है, तो आपका इंडेक्स पुराना ही चलने लगा हुआ है, तो आपने इसको यहां से रिमूव कर दिया। देखे ना क्या कह रहा है? आउटडेटेड कंटेंट। यहां पर चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि पुरानी चीजें जो हो जाती हैं आपकी, आपको लगता है वो भी सर्च विजिबिलिटीज में आ रही हैं, लेकिन वो चीजें तो अब आपके लिए मैटर ही नहीं कर रही। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि ये फिल्ट्रेशन जो है आपको खुद से भी करनी है। ये फिल्ट्रेशन आपने खुद से भी करनी है कि भाई कौन सा कंटेंट है जो रेलिवेंट है, कौन सा कंटेंट है जो रेलिवेंट नहीं है। जैसे आप अपनी कोई अलमारी वगैरह साफ करते हैं तो जो खराब चीजें होती हैं फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं निकाल कर ना। इसी तरीके से जो फाइलें आपको लग रहा है कि अब आपकी वेबसाइट को रिलेट नहीं कर रही, और ऐसे ही पता लग रहा है जनाब आपके पास तो 50 फाइलें वेबसाइट के पेजेस बने हुए हैं, जबकि आपके काम के पेजेस जो है ना वो 13 हैं। वो पुराने पेजेस हो चुके हुए हैं, उनको आप यूज ही नहीं कर रहे, उन्हें आपने छोड़ दिया हुआ, उनकी रिप्लेसमेंट में आपने दूसरा पेज बना दिया हुआ है। तो इसका मतलब है वो तो ऐसे ही फालतू माल रखा हुआ है ना आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपके वेबसाइट के इस पे रिसोर्सेज को भी यूज करने लगा हुआ है। तो हमने कहा भी उनको, और अगर बॉट में उन्होंने कंट्रोल नहीं किया हुआ तो वो इंडेक्स भी होने लगे हुए हैं। तो बेहतर तरीका क्या होगा कि उन्हें निकाल दें। बट यहां पर एक पॉइंट अभी जहन में रखें, बाद में जाकर देखेंगे कि जिन चीजों को निकाला, अगर अगर उनके हाइपरलिंक्स कहीं भी बने हुए हैं तो फिर नया एक एरर आने वाला है, 404 का एरर आ जाएगा। तो जिन चीजों को निकाल रहे हो उनके हाइपरलिंक्स को भी पहले चेक कर लें, डेट कर दें उनके हाइपरलिंक्स को। क्योंकि जब किसी ने उस पर क्लिक करना है तो उसे तो आप डिलीट कर चुके हो, वो तो उसे फॉलो ही नहीं कर पाएगा। जब वो उसे फॉलो नहीं कर पाएगा तो ये तो एक बहुत ही बड़ा बग आ जाएगा आपकी वेबसाइट का, एसईओ बग। मेरा एसईओ बग है, डेवलपमेंट बग नहीं है, वेब डिजाइन बग भी नहीं है। रैंक करने का ये बग आ गया हुआ जो बार बार हमारे सामने 404 का एरर आने लगा हुआ है। 404 के एरर आने का मतलब ये है कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि सही जगह पे लोग नहीं जा रहे। तो जब गूगल को ऐसा लगेगा तो गूगल हमें क्यों रैंक करेगा? हर पेज ही 404 खुलने लगा हुआ है, तो दो दफा यूजर भी डिस्टर्ब होंगे, यूजर भी नहीं आएंगे दोबारा उसके ऊपर, और गूगल भी आपको रैंक नहीं करेगा। और नीचे आइए, ये क्या लिखा हुआ है जी? कोर वेब वाइटल। ये भी जब हम आखिर में टेक्निकल एसईओ को सम अप करेंगे तो ये कोर वेब वाइटल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोर वेब वाइटल्स किस तरीके से आपकी वेबसाइट की प्रेजेंस और आपकी वेबसाइट की स्पीड को मैटर कर रहे होते हैं। ये कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, ये पूरा लेक्चर लेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्या बता रहा है, क्या होते हैं मैं बताऊंगा। रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसके कोर वेब वाइटल्स के, जो बुरे रिजल्ट्स आपकी वेबसाइट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो यहां से आपको पता लगेंगे। चेक करें इसमें कोई ऐसा इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ भी सकता है, नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी नीचे, इधर आएंगे अगर इश्यूज होंगे। मे बी मोबाइल फ्रेंडली का इशू हो, मे बी यूजर एक्सपीरियंस का इशू हो, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। वो सारे यहां पर आपको दिखा रहा होगा। मैं कोई टेक्निकल टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहा, जब मैं कोर वेब वाइटल पढ़ाऊंगा तब इस्तेमाल करूंगा। अभी आप समझ लें कि वेबसाइट की स्पीड के मुतालिक जो भी इश्यूज हैं, टेक्निकल एसईओ के जो भी इश्यूज हैं, वो आपको कोर वेब वाइटल में मिलने वाले हैं। जी, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? HTTPS। क्या आपकी वेबसाइट HTTPS है कि नहीं है? भाई इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपकी वेबसाइट प्रोटेक्टेड भी है कि नहीं है? SSL प्रोटेक्टेड है कि नहीं है? आपकी वेबसाइट पर SSL लगी हुई है कि नहीं है? भाई शुरू शुरू में तो अगर हम अपनी वेबसाइट पर SSL नहीं लगाते थे तो ये एसईओ के लिए कोई बग नहीं था।
लेकिन आज की तारीख में ये एसईओ का बग है कि अगर आपने एसएसएल नहीं लगाई, उसकी वजह क्या है कि भाई हैकिंग इतनी ज्यादा आम हो चुकी हुई है कि आपकी वेबसाइट के हैक होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे। तो जब आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, तो हैक्ड वेबसाइट को जब यूजर्स खोल रहे होंगे, तो उनके हैक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो गूगल कहता है कि भाई ये एसईओ का एक बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर है कि अगर आपने एसएसएल नहीं खरीदी, मतलब कम पैसों वाली आपने होस्टिंग खरीद ली जिसमें एसएसएल थी नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट एचटीटीपीएस नहीं, एचटीटीपी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका मतलब सिक्योर। ठीक है। ये एसएसएल का लेक्चर भी मैं लूंगा एक, उसमें और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे क्या करना है भाई, इसमें एसईओ का कोई रोल नहीं है, मतलब इसमें मेरी कोई जोर आजमाई नहीं है। मैंने तो सिर्फ उनको क्या करना है, एसएसएल परचेज करके देनी है और ऑटो उसने अटैच हो जाना है। तो समझ लोगे एसईओ का एक फैक्टर पूरा हो गया। यानी इसमें हमने कोई जोर नहीं लगाना, जैसे बाकी सब चीजों में तो हम खुद जोर लगाने लगे हुए हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ये सिर्फ हमने एसएसएल परचेज करनी है। और अगर किसी के पास कोई भी कारपोरेट प्लान होगा होस्टिंग का, तो उसके अंदर एसएसएल बिल्ट इन होगी। मतलब जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लान होगा वो आपको साथ एसएसएल देंगे। जो बहुत ही चीप रेट्स पे आपको कोई प्लान दे रहे होंगे, उसमें वो कहेंगे कि एसएसएल खुद खरीदो, अलहदा से खरीदो। और ये एसएसएल आपको मिल जाती है कोई 2,500 3,000। अब ये जितने पैसे लगाते जाएंगे उतनी ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। बट ये 2,500 3,000 रुपए वाली एसएसएल इज फाइन, आमतौर पर यही लगाई होती है इन्होंने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, सिक्योरिटी। यही मैंने कहा था कि आपको आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के मुतालिक भी यहीं पर ही पता लग जाएगा कि भाई आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज तो नहीं चल रहे। वायरस भी हो सकता है और वल्नरेबल इश्यूज भी हो सकते हैं, हैकिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट में कोई हैकिंग इश्यूज चलने लगे हुए हैं, तो यहां पर डायग्नोज हो जाएंगे, मुझे पता लग जाएगा कि मेरी वेबसाइट में कुछ चल रहा है। जी, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ इशू चल रहा है तो यहां पर मैसेज भी आएगा, और आपको मैसेज में गूगल सर्च कंसोल ईमेल भी भेज देगा कि जनाब आपकी वेबसाइट जो है वो वल्नरेबल हो चुकी हुई है, यानी वो सिक्योर नहीं है अब इस वक्त। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि अपनी होस्टिंग को रीसेट करें, और अगर आपके पास कोई क्लीन बैकअप पड़ा हुआ है अपनी वेबसाइट का, तो फिर उसको अपलोड करें दोबारा से, क्योंकि इस वक्त ये नॉन सिक्योर वेबसाइट है। और जब ये वेबसाइट लोगों के पास खुल रही है तो नॉन सिक्योर है, तो आप भी जब किसी वेबसाइट को खोलें और उसके एड्रेस में लिखा हुआ आ रहा हो नॉन सिक्योर, आप भी डर जाते हैं कि भाई इसमें शायद कोई वायरस होगा, इसे नहीं खोलना चाहिए। और ये हैक होकर भी नॉन सिक्योर हो सकती है, और ये वायरस की वजह से भी नॉन सिक्योर हो सकती है। अगर आपने कोई लिंक्स बनाए हुए हैं, वो यहां पर लिंक्स भी आपको नजर आएंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस, जरा इसको भी क्विकली कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि कितनी देर का डाटा दिखाता है, कितनी देर का दिखाता है बता। गुड आवर्स, मंथ्स, अच्छा ठीक हो गया, कैसे घंटे, ठीक हो गया, सब पता लग गया मतलब। ये देखें जी, यहां पर डाटा आ रहा है इसका, लास्ट 3 मंथ्स का डाटा आ रहा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं जरा जल्दी से। टोटल क्लिक्स 273, लास्ट 3 मंथ्स में बता रहा है। टोटल इंप्रेशंस 4.31 के, तकरीबन 4,500 इंप्रेशंस। इंप्रेशंस क्या होते हैं कि मुख्तलिफ सर्च टर्म्स के ऊपर आपकी वेबसाइट को किसी ने देखा, क्लिक नहीं किया, सिर्फ देखा। यानी किसी ने कुछ सर्च किया तो उसके अगेंस्ट आपकी ये वेबसाइट नजर आई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गूगल एड्स। ऑल इंप्रेशंस और ऑर्गेनिक, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इंप्रेशंस हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, एवरेज सीटीआर। सीटीआर का मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट कैसे निकलेगा, सीटीआर का क्या फॉर्मूला है? हम्म, कितने क्लिक्स आए? जी, क्लिक्स को डिवाइड कर दें इंप्रेशंस के साथ। इंप्रेशंस कितने आए, 4,300। क्लिक्स कितने आए, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो दैट इज सीटीआर। ये आपकी वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट आने लगा हुआ है, इट इज कॉल्ड सीटीआर। ये यार आप लोगों ने खुद जरा एआई से पूछ लेना है कि एक ऑर्गेनिक साइट का अच्छा सीटीआर क्या होता है और एड का अच्छा सीटीआर क्या होता है। ठीक है, ये आपने खुद से पूछना है मुझे, कल क्लास में सबने डिस्कस करना है ये। ठीक है, चलें जी, आ जाते हैं आगे, वाइंड अप करते हैं। चलिए आप जरा नीचे आ जाएं।
अब ये कितना सारा डाटा आ रहा है, आपको याद होगा जब हम कीवर्ड रिसर्च करने लगे थे तो उसने कहा था कि भाई गूगल सर्च कंसोल से भी मशवरा कर लो, लेकिन ये मशवरा तभी हो सकता था, इस वेबसाइट का किया जा सकता है, क्योंकि इस पे सर्च क्यूरीज आ रही हैं, पुराना डाटा हो चुका हुआ है ना। लेकिन अगर आप पहले ही दिन लाएं गूगल सर्च कंसोल में तो उससे तो कोई ज्यादा डाटा निकाला नहीं जा सकता। सो अब ये क्या कह रहा है, कहता है भाई क्यूरीज कैसी आई हैं, ये देखें क्यूरीज आ गई लिस्ट में सारी। फिर क्या कह रहा है, कौन से पेजेस पे जा रहा है, जा रहा फिर क्या कह रहा है, बता रहा है किस किस पेज पे जा रहा है, जा रहा विजिट कौन से हो रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किस किस कंट्री में वेबसाइट की विजिबिलिटी हो रही है। बता रहा है भाई पाकिस्तान में 3,000 इंप्रेशन तकरीबन लगे हुए हैं और 271 क्लिक्स आए हुए हैं। फिर उसने दूसरे नंबर पर जो दिखाया है वो इटली दिखाया है, बहुत थोड़े क्लिक्स हैं भाई। और फिर टर्की दिखाया है, बहुत थोड़े क्लिक्स है। ठीक है, चलो। और इधर साउथ अफ्रीका में भी क्लिक्स इंप्रेशंस आ रहे हैं, मगर वो लोग इस पे क्लिक नहीं करने लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद और क्या ऑप्शन आ रही है भाई, डिवाइसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। जी, यहां से भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी चीज कहां से बिकनी है, मोबाइल से बिकनी है कि कंप्यूटर या लैपटॉप से बिकनी है। तो अगर आप यहां पर इनके भी इंप्रेशन सीटीआर निकाल लो, 2283 इंप्रेशन और 229 क्लिक्स और 1800 इंप्रेशन और मोबाइल क्लिक्स। तो इसमें बहुत सारे क्लिक्स तो हमारे भी होंगे ना, मैं पढ़ाते हुए अक्सर इसे खोल लेता हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये वाली रेशियो ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि मैं आमतौर पर जो लेक्चर ले रहा होता हूँ वो तो लैपटॉप से ही ले रहा होता हूँ। फिर मैं जब ये लेक्चर लेता हूँ तो आप 25 स्टूडेंट भी इसको जाकर प्रैक्टिस करोगे, फिर इस पे क्लिक्स आ जाएंगे, आपके भी सारे लैपटॉप से आएंगे। लेकिन जब मैं किसी चीज की सेल करवा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं किसी को हैंड ओवर कर चुका हूँ वेबसाइट, वो आपको ज्यादा 100% मोबाइल से मिलेंगे रिजल्ट्स, यानी ज्यादा सेल ओरिएंटेड डिवाइस जो है वो आपका मोबाइल है। ठीक है, चलें जी, काफी सारा हमने इसको देख लिया, एक्सपोज कर लिया कुछ चीजें। अभी जब हम इसको एंड करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीजें और पढ़नी है एसईओ की, तो उनके रिजल्ट्स भी यहां पर आपको नजर आते हैं। जी, आप अटेंडेंस ले लें।